नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिडिल ईस्ट अपडेट। अमेरिका और इजराइल मिलकर के ईरान से जो जंग लड़ रहे हैं, 17 दिन बाद अब उसके क्या हालात। अमेरिका और इजराइल के लिए युद्ध अब वाटरलू बनता जा रहा है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। हार और जीत ये अलग विषय है विश्लेषण करने का कि इसमें हार और जीत का पैमाना क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर जमीनी अतिक्रमण ईरान पर संभव नहीं है। उससे ना अमेरिका की सेना लगती है, ना इजराइल सीमा लगती है, ना इजराइल की सीमा लगती है। अमेरिकन ट्रूप्स ईरान की जमीन पर उतरेंगे, ये फिलहाल तो मुमकिन लगता नहीं है, क्योंकि अब तक जो खामियाजा भुगता है अटैक का, हमले का अमेरिका ने, उसके बाद फिर ऐसी गलती करेगा, ये कम ही संभावना इसकी है। लेकिन अमेरिका का जो नुकसान हो रहा है, उसका हिसाब किताब बही खाता अमेरिका को भी अब जो है दुरुस्त रखने की आवश्यकता है, क्योंकि 4 थार्ड सिस्टम पहले ही नष्ट हो चुके हैं। हमने आपको कल बताया था कार्यक्रम में, 1 थार्ड जो है वो उसमें करोड़ों डॉलर लगते हैं, करोड़ों डॉलर। 4 थार्ड सिस्टम नष्ट हो चुके हैं। और आज की खबर है, दुबई में अमेरिका के रडार की आंख फिर फोड़ दी है ईरान ने। इसके साथ-साथ सऊदी अरब में रडार सिस्टम ध्वस्त किया है। ये हालांकि ये रडार सिस्टम की आंख फोड़ देना या ध्वस्त कर देना, ये कंप्लीट थॉट को निष्क्रिय करने जैसा नहीं है, लेकिन 4 थॉट तो पूरी तरह निष्क्रिय हो चुके हैं। लेकिन ऐसे ही एक के बाद एक अटैक जब होते हैं और कुल मिलाकर के 4-5 अटैक के बाद वो पूरा का पूरा सिस्टम पैरालाइज हो जाता है, कंप्लीटली नॉन फंक्शनल हो जाता है। तब वो पूरी तरह से मान लिया जाता है कि वो तबाह हो चुका है। अमेरिका के दूतावास पर पिछले 17 दिनों में सबसे बड़ा हमला किया है, जिसमें ड्रोन और रॉकेट की बौछार कर दी है ईरान ने। ट्रंप के जो अमेरिका की रिपोर्ट है, वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 200 से ज्यादा सैनिक अमेरिका के घायल हो चुके हैं। मतलब कैजुअलिटी जो है वो घायल, गंभीर घायल और मृतकों की ये 200 पार है। अब तक सिर्फ 4 कुवैत में, और वो जो है रिफ्यूलिंग विमान गिरा तो उसमें 6 मरे, बस इतने तक की जानकारी थी। लेकिन अब ये अमेरिकी अखबार ने बताया है कि संख्या 200 के पार है टोटल कैजुअलिटी। MQ-9 रीपर ये अमेरिका का सबसे घातक ड्रोन है। इसकी कंप्लीट फ्लीट का 10% डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये रिपोर्ट भी इंटरनेशनल रिपोर्ट है, ये ईरान का दावा नहीं बता रहा हूं मैं। MQ-9 रीपर ड्रोन सबसे खतरनाक ड्रोन अमेरिका का, उसकी फ्लीट का 10% डिस्ट्रॉयड, खत्म हो चुका है। और रोज आप सुनते हैं ना ट्रंप को, 95% खत्म हो गया ईरान। 10% अमेरिका का खत्म हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। 30 घंटे तक अमेरिका का युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड, ये युद्धपोत सबसे हाईटेक और सबसे महंगा युद्धपोत है, वारशिप है अमेरिका का, सबसे महंगा। यूएसएस अब्राहम लिंकन नाक है अमेरिका की, लेकिन अब्राहम लिंकन काफी पुराना, सबसे पुराना और सबसे जो है प्रतिष्ठा अमेरिका के लिए अब्राहम लिंकन की है। लेकिन यूएसएस गेराल्ड ये सबसे हाईटेक और सबसे महंगा पोत है। 30 घंटे तक ये पोत जला है, 30 घंटे तक। और 30 घंटे के बाद हालात ये हैं, उस पे इंजरी भी हुई है, कुछ जो है नौसैनिक उस पर जो थे वो घायल हैं। 600 से ज्यादा सैनिकों को सोने की जगह नहीं है, और 1.5 घंटा लाइन लग रहा है वॉशरूम में, ये भी रिपोर्ट है। ये इसलिए क्योंकि ये सारी चीजें जब युद्ध के हालात को समझना होता है ना, जैसे नॉर्मली खबर आई वो बम गिरा दिया जी, देखो धुआं फेंक दिया, वहीं तक खाली युद्ध की रिपोर्टिंग या एनालिसिस नहीं होता। उसमें क्या हालात है लॉजिस्टिक का, आपका जो मैन पावर है, मतलब सैनिक है, वो सैनिक किस हालात में है,
वो लड़ने कंडीशन में यहाँ थकते जा रहे हैं। जब पुराने युद्ध में इतिहास पढ़ेंगे तो ऐसे ही एनालिसिस होता था कि कैसे थकते गई फौज और थक करके फिर चूर हो गई। तो ये इसलिए हम बता रहे हैं कि गेराल्ड पर वहां सोने के लिए लॉन्ड्री में आग थी, 30 घंटे आग लगी है, कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है, सोने के लिए बिस्तर नहीं है। ये कंडीशन है अमेरिका के सबसे महंगे जंगी जहाज की। लाइए भाव को लाइए, तब दिखाएं हम ये सब एक साथ खबरें। ये बहुत अपडेट्स है और सब फ्रेश है। स्वागत है भाव, शुरू करिए भैया, शुरू करिए दिखाना एक के बाद एक। शुरू किया होगा तुमने, खत्म हम ही करेंगे। दुबई में फोड़ी रडार की आंख, MQ-9 रीपर उड़ाए, फुल कॉन्फिडेंस में है ईरान। ये आप देख रहे होंगे न्यूज 18 की हेडलाइन। हम हिंदी की वजह से लेकर के आते हैं, मजबूरी है, क्योंकि हिंदी में थोड़ा मैं भी हिंदी में कंफर्टेबल रहता हूँ, हिंदी वजह से। ये कोई खबर न्यूज 18 की या अंबानी अडानी चैनल की नहीं ला रहे हैं। ये सारी जो करंट रिपोर्ट, क्लैश रिपोर्ट, वॉर मॉनिटर से लेकर के मिडिल ईस्ट से जितने ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के जरिया हैं, उन सब से लाया गया है। उनमें से जो खबरें हिंदी में हम सर्च मारते हैं कि आपको हेडलाइन दिखाने के लिए, तो ये दिखाते हैं। अगर ये दिखाने की जरूरत ना हो तो हम ये भी ना लाएं। तो ये जो है, जो अभी आपने खबर, अब आगे चलिए जरा इसके भीतर दिखा दे खबर क्या है, फिर अभी आपको बाकी जो विजुअल्स या जो इंफॉर्मेशन हम दिखाएंगे। ईरान की सेना के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फागरी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संबोधित करते हुए कहा कि युद्ध का फैसला सोशल मीडिया से नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में होगा। ईरान के अन्य सैन्य अधिकारियों ने भी कहा कि यह युद्ध कब खत्म होगा इसका फैसला अमेरिका नहीं बल्कि ईरान करेगा। उनका कहना है कि जंग आपने शुरू की है, खत्म हम करेंगे। तो देवन से कह रहे हैं। प्रवक्ता ने कहा कि ईरान को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है और वह अमेरिका के हमलों से अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा। साथ ही चेतावनी दी कि अगर इलाके में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों से हमला हुआ तो जवाब दिया जाएगा। इसमें एक शब्द आया संप्रभुता, इसको हमें भी ध्यान रखना चाहिए, हमारे देश की भी संप्रभुता है, लोग भूल गए हैं यहाँ पर। दुबई में फोड़ी AN/FPS 117 रडार की आग। जय श्री राम। आप संप्रभुता कहेंगे, हम जय श्री राम कहेंगे। बोलिए। तो ये रडार जो है भाऊ, ईरान ने के एक ड्रोन ने सऊदी अरब के उत्तर पूर्व में स्थित अल कैसुमाह एयरपोर्ट पर लगा अमेरिका निर्मित AN/FPS 117 अर्ली वार्निंग रडार ध्वस्त कर दिया है। यह रडार एयर डिफेंस सिस्टम का बेहद अहम हिस्सा माना जाता है, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के विमान, मिसाइल और ड्रोन का पता लगाने में सक्षम है। AN/FPS 117 एक लंबी दूरी का 3D एयर सर्विलांस रडार है, जिसे खास तौर पर हवाई खतरों जैसे फाइटर जेट, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल की पहचान और ट्रैकिंग के लिए बनाया गया है। ये रडार अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन यही जो है, जो लड़ाकू विमान है सबसे उन्नत, ये लॉकहीड मार्टिन ही बनाती है, वो भी जो F-16 और F-35 की बात होती है। इसने ही इस रडार को भी विकसित किया है और दुनिया के कई देशों में ये रडार इस्तेमाल हो रहा है। इसकी खासियत यह है कि यह लगभग 400 किलोमीटर दूरी तक की दूरी पर लक्ष्य को पकड़ सकता है और एक साथ कई टारगेट ट्रैक कर सकता है। एक साथ साइमल्टेनियसली कई टारगेट ट्रैक कर सकता है, ये इसकी खूबी है। आगे चलिए जरा, आगे चलिए। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान अमेरिका ने कई MQ-9 ड्रोन खोए हैं। अब तक लगभग 10-11 MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराए जाने की खबर है। यह नुकसान सिर्फ ईरान में ही नहीं बल्कि यमन में हूतियों के हमलों से भी जोड़ा जा रहा है। इसी वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि कुल मिलाकर यह संख्या करीब 10% फ्लीट तक पहुंच सकती है नहीं, यहाँ पे तो छापा है वही बाहर की रिपोर्ट, जो क्लैश रिपोर्ट से 10% की रिपोर्ट है, इंटरनेशनल रिपोर्ट है 10% की। MQ-9 रीपर एक आधुनिक अमेरिकी लड़ाकू ड्रोन है जिसे बिना पायलट के दूर से कंट्रोल किया जाता है। इसे खास तौर पर निगरानी और हमलों के लिए बनाया गया है। जरूरत पड़ने पर मिसाइल और बम से हमला करता है और लंबी दूरी तक उड़ान भरकर लगातार कई घंटों तक मिशन कर सकता है। ये लगभग 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है।
मतलब 34-35 हजार पे विमान जाते हैं, उससे ऊपर ये 50,000 फीट की ऊंचाई पर, और हेल फायर मिसाइल और लेजर गाइडेड बम ले जा सकता है। यानी मिसाइल और लेजर गाइडेड बम दोनों ये ड्रोन कैरी करता है। इसे हंटर किलर ड्रोन भी कहते हैं, क्योंकि ये खुद ही अपना टारगेट ढूंढकर हमला कर लेता है, लेकिन ये खुद ही हमले का शिकार है। इसी को ढूंढ ढूंढ करके मार दिया जा रहा है। ये टारगेट ढूंढने निकला था ये और मुझे टारगेट लगता इसको है ढूंढ के मार दिया है। आपने जो विशेषताएं दी है दोनों चीजों की, हम्म, एक उस रडार हाँ, की और इस ड्रोन की, हाँ, अब ये विशेषताएं तब बनी गई है आशीष और लिखी गई जब ये इंट्रोड्यूस हुआ। जब हम्म, कंपनी ने इसको इंट्रोड्यूस किया, मार्टिन कंपनी ने रडार को इंट्रोड्यूस किया, तो उसके बारे में उसकी विशेषताएं बताई, लेकिन ये सारी विशेषताएं फील्ड पे चेक होती है। ठीक है, ईरान युद्ध के बाद इन तमाम इक्विपमेंट की परिभाषा बदल जाएगी। 400 किलोमीटर दूर से मल्टी वॉर हेड लेकर मल्टी अटैक को ट्रैक करने वाला 3D सिस्टम हिट हो गया। हम्म, हम्म, इसका मतलब ये ट्रैक नहीं कर पाया, हम्म, तो इसको फिर से परिभाषित करना पड़ेगा। अशोक वानखड़े बहुत बड़ा पहलवान आपने उतारा, और वो रोज कितना दूध खा पीता है, कितना बादाम खाता है, और कितनी कसरत करता है, और क्या क्या के लिए जाना जाता है, और कौन से विशेष दाव है, ये सारी विशेषताएं मेरे बायोडेटा में है। लेकिन जब तक मैं एक आध कुश्ती नहीं मारू तो कुछ किसी काम का नहीं वो बायोडेटा। वही हो रहा है। मुझे लगता है कि युद्ध शुरू होने के बाद वो रडार और ये हाई प्रोफाइल ड्रोन 50,000 किलोमीटर ऊपर उड़ने वाला, इसका पहला टेस्टिंग इसी युद्ध में हुआ, ऐसा लगता है मुझे। उसके वजह से ये मार गिराए जा रहे हैं। और उसमें एक बात और उनने कहा कि ये जो अटैक सिर्फ ईरानियन से नहीं थे, ईरानियन के जो मित्र है उनके भी अटैक से मारे गए। जैसे कि हम पहले ही कह देते कि जो पहला एयर जो एयर सप्लाई वाला जो प्लेन था, जो पेट्रोल रिफ्यूलिंग वाला जो प्लेन था, उसको ईरान ने नहीं, उसको मित्रों ने मार गिराया। तो इनके ड्रोन यदि मारे गए तो इनको अपने टेक्नोलॉजी को फिर से चेक करना होगा। इनको उस रडार सिस्टम को, ये रडार यदि वहां फेल हो गया, मैं मानता हूं कि रडार कैच नहीं कर पाया और आसपास गिरा, ये तो रडार पे जाके हिट किया। ये रडार ही मार रहे हैं। हाँ, मतलब यू उसको एक कहावत है अंग्रेजी में, यू होल्ड बाय द हॉर्न्स, यू होल्ड द बुल बाय द हॉर्न्स। वो जो सांड है उसको पीछे ईटे से लकड़ी नहीं मार रहे हो आप, सीधे सामने जाके उसके दोनों सिंग पकड़ लिए और कब्जे में कर लिया। तो ये अमेरिकन टेक्नोलॉजी, और इसी से पूरा मिडिल ईस्ट घबराया हुआ है। अमेरिका के लेटेस्ट इक्विपमेंट जो हमको बोल बोल के लगाए गए थे कि ये होगा तो कुछ नहीं होगा, ये होगा तो कुछ नहीं होगा। ईरान का आयरन डोम पूरे वर्ल्ड में बिक रहा था। इजराइल का आयरन डोम, बोले आयरन डोम है, वहां कोई इजराइल इतनी टेक्नोलॉजी है कि कोई वहां अंदर घुस नहीं सकता। पैट्रियट जैसे मिसाइल 2 मिनट के अंदर उड़ा देता है हवा में। ईरान ने सबको फिर से परिभाषित करने के लिए आह्वान किया है। आयरन डोम तो कागज का डोम भी साबित नहीं हुआ। और पूरा जो इजराइल है, जो इजराइल से कुछ रिपोर्ट है, वो तो कहते हैं कि इजराइल को अभी 20-25 साल लगेंगे रीबिल्ड करने को, इतना डैमेज हुआ है। ये सब तो आकलन होगा, अभी युद्ध खत्म हो तब होते नहीं, अभी की स्थिति है। ये युद्ध 1 साल 2 साल चला, तो उसके बाद बोलेगा अब ईरान अब इस पे कुछ फिर से करने लायक हुआ ही नहीं, ये गाड़ी रिपेयर ही नहीं हो सकती, इसको स्क्रैप ही करो अब। तो इजराइल स्क्रैप ही की तरफ बढ़ रहा है। आगे देखिए, अभी ये सिर्फ एक खबर है कि रडार सिस्टम पे ही अटैक किया है, रडार की ही आंख फोड़ दी। अगले जगह खबर पे आइए, अगले खबर पे ईरान का पलटवार, बगदाद में यूएस एम्बेसी और होटल पर किया ड्रोन हमला।
ये जो यूएस एम्बेसी पर हमला है ये बहुत भीषण हमला है। अभी हम विजुअल भी दिखाएंगे, अभी हम सिर्फ खबरें दिखा रहे हैं, फिर हम विजुअल पार्ट पे आएंगे तो विजुअल से एक एक दिखाएंगे, विजुअल के बारे में बताएंगे। ये देखिए क्लैश रिपोर्ट ने बेसिकली, वो तो हम हिंदी को दिखाए थे, ले आए यहाँ पर क्लैश रिपोर्ट का ट्वीट। यूएस एम्बेसी इन बगदाद कम्स अंडर अटैक, द यूएस एम्बेसी वाज टारगेटेड इन ए कोऑर्डिनेटेड ड्रोन एंड रॉकेट असॉल्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस इन रिसेंट मंथ्स। ये जो हमने लिखा सबसे घातक सबसे बड़ा हमला, वो ऐसे नहीं, वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस इन रिसेंट मंथ्स, एट लीस्ट 3 drones and 4 rockets used। अमेरिका के दूतावास पर हमला किया गया। नॉर्मली होता है ना कि एक ड्रोन अटैक हुआ, एट लीस्ट मतलब कम से कम 3 ड्रोन और 4 रॉकेट का इस्तेमाल हुआ है। इससे ज्यादा भी ये संख्या हो सकती है, लेकिन कम से कम 3 ड्रोन और 4 रॉकेट। अच्छा, अमेरिका का जो इराक का दूतावास है उस पर अब ईरान की तरफ से तो जो हो रहा होगा, जो ईरान के समर्थक इराक में रेजिस्टेंस ग्रुप हैं, वो रेजिस्टेंस ग्रुप इनको अब टारगेट कर रहे हैं, वो जो भी उनको सुविधाएं प्रोवाइड ईरान करवाना हो। और उसमें यह भी है कि ये क्यों कर रहे हैं रेजिस्टेंस ग्रुप और कैसे ताकत मिल रही है। ये रेजिस्टेंस ग्रुप जो ईरान की सीमा से लगे हुए इलाके हैं इराक में, वहां पर है। और जो एक फॉर्मूला अपनाया था कि जितने प्रांत हैं ईरान में उनको अपने डिसीजन लेने के लिए स्वायत्त कर दिया गया था, कि वो अपने डिसीजन, तो जो सीमावर्ती इलाकों पर वहां पर रेजिस्टेंस ग्रुप हैं उनको तेहरान से ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है कि तेहरान से जाएगा ऑर्डर, वो वहीं बगल के प्रांत से ऑपरेट हो जा रहे हैं, वहीं से उनको जो है इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं और वहीं से वो फॉलो कर रहे हैं। वही मोज़ैक फॉर्मेशन है, मोज़ैक फॉर्मेशन इसी को यहीं पे है, ये मोज़ैक यही चल रहा है। आगे चलिए, आगे लाइए खबर। हाँ हाँ, कई बार मैं और आप हंसते हैं तो लोगों को लगता है कि ये इनकी विकृत हंसी क्यों होती है। एक ने मुझे कहा कि आपको बड़ी हंसी आती है, मतलब मुझे हंसी इसलिए आती है कि ये अमेरिका कितने दिनों तक लोगों को बेवकूफ बना रहा था, इजराइल कितने दिनों तक लोगों को बेवकूफ बना रहा था, और हम सब, मतलब इसमें मैं हूं, आशिष जी है, हम भी बेवकूफ बन रहे थे कि इजराइल का आयरन डोम मुश्किल है। अरे नहीं भाई, इजराइल का मोसाद आप समझते नहीं, मोसाद मतलब एवरीथिंग। ईरान ने सभी को फिर से परिभाषित करवाया, अब अमेरिकन टेक्नोलॉजी भी फिर से परिभाषित हो रही है। क्या फिर से वर्ल्ड की इकोनॉमी डॉलर के मामले में परिभाषित होगी? इंडिकेशन उसके भी है। वही सबसे बड़ा खतरा है। मतलब अब अमेरिका को ये लग रहा है कि हम काहे गए भैया, ये तो अब और लंबा जा रहा है, और ये तो जो करेगा, यदि इसके हिसाब से हुआ मामला, हम तो बर्बाद हैं। अच्छे खासे चल रहे थे, थोड़ा डरा रहे थे, लोग डर भी रहे थे, हाफ हुफ कर रहे थे, बंद मुट्ठी थी। इजराइल के चक्कर में मुट्ठी खुल गई, खाक की साबित हुई। खाकी कर दिया ईरान ने, बंद मुट्ठी लाख की हो गई तो खाक की, तो वही हाल है, कर दिया उसको। जब लाइए वो हेडलाइन जो हटा दिया था, लाइए एक बार फिर से दिखा दीजिए, वो दिखाइए। मिसाइल अलर्ट के बाद दुबई और दोहा में धमाके, ओमान के पास टकराया टैंकर, एक टैंकर और स्वाहा हुआ है। आगे चलिए। हाँ, ये देखिए जो है मिसाइल अलर्ट, बगदाद एयरपोर्ट के पास अमेरिकी राजनयिक केंद्रों पर रॉकेट से फिर हमला। राइटर्स ने बताया कि ताजा हम लोग के बाद इलाके में सायरन बजने की आवाज सुनी गई। इससे पहले बगदाद में अमेरिकी दूतावास को भी रॉकेट और कई ड्रोन से निशाना बनाए जाने की खबर थी। रॉकेट और ड्रोन से दूतावास को निशाना बनाया गया। उसके बाद एक अमेरिकी राजनयिक केंद्र को फिर रॉकेट हमलों की एक लहर जो है उस पर भी बरसाई गई है। उसके बाद अगले पे आइए, यूएई के तट के पास टैंकर पर हमला। मंगलवार तड़के यूएई के पूर्वी तट पर लंगर डाले एक टैंकर पर एक मिसाइल से हमला हुआ। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने इस घटना की जानकारी दी है, यानी पुष्टि इसकी भी हो गई है। यह जहाज फुजैरा के पास ओमान की खाड़ी में मौजूद था। टैंकर को मामूली नुकसान बताया जा रहा है, किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। आगे चलिए और आगे चलिए। ये इंफॉर्मेशन देखिए वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से, ये महत्वपूर्ण है इस पूरी चर्चा में। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका के करीब 200 सैनिक
7 खाड़ी देशों में हुए हमलों में ये जख्मी हुए हैं। इसमें मतलब ये सीधा सीधा 200 का आंकड़ा है। इसमें बहुत क्लियरिटी से नहीं बताया गया है कि जख्मी में होता है ना कि घायल, गंभीर रूप से घायल और जिनकी डेथ हो गई है। तो इसमें उसकी गंभीरता के पैमाने पर नहीं डिवाइड किया गया है, लेकिन 200 से ज्यादा ये बड़ी संख्या है अमेरिका के लिए। 200 सैनिक हताहत होना अमेरिका के लिए, अमेरिका में शायद इसीलिए खबरें नहीं आ रही हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने आज पहली बार ऐसे किसी नंबर को लेकर के चर्चा की है, नहीं तो अभी तक नंबर पर चर्चा नहीं थी। भाऊ ये जो है, हालांकि रुकिए मैं विजुअल दिखा दूं जरा, क्योंकि विजुअल दिखा देंगे तो एक बार दर्शकों को और क्लियरिटी हो जाएगी। एक एक करके विजुअल लाइए, तब हम फिर फाइनल जो है चर्चा को फाइनल अंजाम तक लेके चलेंगे। ये देखिए यूएस एम्बेसी बगदाद। ابرز ابرز بابا طقت 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 देखिए दनादन कहाँ कहाँ ये फुटेज घूम रहा है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये भी मैं बताता हूँ, ये रैम है। वो एक ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए देखिए किस तरह से पूरा बौछार किया, लेकिन वो भी ड्रोन इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जा रहा है। ये क्लैश रिपोर्ट लिखता है द यूएस एम्बेसी इन बगदाद केम अंडर ए हैवी ओवरनाइट अटैक इन्वॉल्विंग ड्रोन्स एंड रॉकेट्स। यूएस डिफेंसेज इंक्लूडिंग सी रैम सिस्टम ये वही है सिस्टम जो एक अमेरिकी दूतावास में 2 दिन पहले उड़ा दिया था मिसाइल से। और वो कार्यक्रम हम भाव किए थे, याद करिएगा आप, 2 दिन पहले जाकर के 2 दिन पहले बगदाद में दूतावास पर सब जगह खबरें चल रही थी कि दूतावास पर अटैक किया है, लेकिन हमने एक खबर आपको बताई थी कि दूतावास में सी रैम सिस्टम पर अटैक किया था। तो सी रैम सिस्टम, यूएस डिफेंसेज इंक्लूडिंग सी रैम सिस्टम इंटरसेप्टेड सेवरल इनकमिंग थ्रेट्स, but at least one drone still hit inside the compound, causing fires and damages. ये लगातार सी रैम सिस्टम जो है उसका, क्योंकि इसके कई जितने खाड़ी देश है जहां जहां इनके बेस हैं वहां पर कई सिस्टम लगे हुए हैं, इतने एक के बाद एक तबाह हो रहे हैं। उन्होंने कई को इंटरसेप्ट किया, उसके बावजूद एक तो बिल्कुल बिना इंटरसेप्ट किए गए वो जाकर के कंपाउंड के भीतर हिट किया है। वो आप विजुअल देख चुके हैं। अगला विजुअल लाइए जरा, अगला लाइए, नेक्स्ट विजुअल प्ले करिए। ये देखिए ये फुटेज भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये फुटेज महत्वपूर्ण है, इसी सी रैम हम डिफेंस सिस्टम की बात कर रहे थे ना। ये इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप 16 मार्च यानी कल की तारीख में ये फुटेज उसने जारी किया है। 16 मार्च को बगदाद में यूएस एम्बेसी कॉम्प्लेक्स में बिना रोक टोक मंडराते एक एफपीवी ड्रोन का फुटेज पब्लिश किया गया है। एफपीवी ड्रोन है, ये देखिए अमेरिकी एम्बेसी के ऊपर ये कोई रोक टोक नहीं है। कहाँ है सी रैम, कहाँ है डिफेंस सिस्टम, कहाँ है कोई सायरन आपको सुनाई दे रहा है? ये जो आप फुटेज देख रहे हैं ये ड्रोन ही बना था। आशीष जी ये डिटेक्ट ही नहीं हो रहा गया। हाँ, ये डिटेक्ट ही नहीं हुआ उनसे। और ये ऑफिशियली, हाँ हाँ बोलिए। और ये घूमता फिरता घूम रहा है। मतलब देखिए क्या इन्होंने उसको डॉच किया होगा, इतने रडार्स को और इतने डिफेंस सिस्टम को। इतना सारा इंस्टॉलेशन है अमेरिकन वहां पे। वो मैं नहीं मानता कि अमेरिकन इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट बिना रडार का या बिना एयर सिक्योरिटी का बचा होगा वहां पे। लेकिन ये तो कंपनी गार्डन में घूमने जैसा घूम रहा है बिल्कुल। बिल्कुल वही हालत, मानो शादी की शूटिंग कर रहा हो। अगला विजुअल पे, अगले विजुअल पर आते हैं। अगला विजुअल लाइए, अगला ट्वीट विजुअल जो भी है वो लाइए, अगला भी लाइए। ये देखिए क्लैश रिपोर्ट जो है, जो हमने आपको कहा था वो दिखाएंगे भी। शुरू में मैंने कहा था ना हेडलाइंस है अभी। Iranian drones strike hit
एंड डिस्ट्रॉयड ए यूएस मेड ANFPS 117। आप हिंदी में पढ़े थे जब खबर हमने शुरू में बताया था, तो यही था ना, ANFPS 117, अर्ली वार्निंग रडार एट अल कायसुमाह एयरपोर्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न सऊदी अरेबिया, उत्तर पूर्वी सऊदी अरब में। दिस टाइप ऑफ रडार इज ए की पार्ट ऑफ एयर डिफेंस कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग एयरक्राफ्ट्स, मिसाइल्स एंड ड्रोन्स hundreds of kilometers away। सैकड़ों किलोमीटर दूर से ये डिटेक्ट करता है। अब नीचे इसके फोटो है, जरा वो फोटो दिखाइएगा। वो, हाँ, ये फोटो जरूरी है। ये है जिसकी बात हो रही है, ANFPS 117 अर्ली वार्निंग रडार। ये देखिए, आप दोनों सर्किल देख रहे हैं, गौर से देखिए। लेफ्ट वाले सर्किल में देखिए, जब ये रडार मतलब था, स्टेब्लिश था, और राइट वाले में जाइए। अब राइट वाले में देखिए, वहां पर गड्ढा आपको दिख रहा है, ये तबाह हो चुका है। लेफ्ट और राइट दोनों में कंपेयर करिए, एकदम क्लियर दिख जाएगा कि क्या हुआ है वहां पर और कैसे तबाह किया है। अब हटा दीजिए इसको, हटा दीजिए। इस कार्यक्रम में जो अपडेट थे वो आ गए। फाइनल कमेंट भाव से 200 सैनिक, वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि 200 सैनिक हताहत। USS गेराल्ड 30 घंटे उस पर आग जो लगी थी, जिस आग को कहा गया था कि किसी ने नहीं ना यहाँ पर ड्रोन टेक्निकली लगी है। और उस दिन भी हमने कहा था कि ये टेक्निकल नहीं होगी, ये हिट हुई है। एक्सेप्ट करने में शर्म आ रही है। टेक्निकल आग 30 घंटे नहीं जलती। यदि शॉर्ट सर्किट हुआ, और ऐसे जगह पे जो शिप वॉर में है, वहां फायर फाइटिंग इतना मुस्तैद रहता है कि टेक्निकल फायर तो 2 मिनट के अंदर, लेकिन जब ड्रोन हिट होता है तो वो आग ही नहीं लगाता, वो आपके इक्विपमेंट भी डैमेज करता है। हाँ। इसलिए 30 और 40 घंटे लगते हैं। यह ड्रोन या मिसाइल हिट था। हमने पहले अब्राहम लिंकन जब विड्रॉ हो गया, हम उसी दिन कह रहे थे कि बुरी तरह से हिट हुआ है। फिर धीरे से बाद में खबर आती है कि हाँ, वापस ही जा रहा है, अब तो सी में रिपेयर होने लायक भी नहीं है, उधर ही रिपेयर होगा। नेविगेशन के तक ठीक है, चला गया एक बार से। ये दूसरा सबसे सोफिस्टिकेटेड। अमेरिका बहुत दिन से, अमेरिका को कोई सामने टकराया नहीं था। सेकंड वर्ल्ड वॉर का हिरोशिमा नागासाकी कब तक बेच के खाएगा? उसी को बेच रहा था, नेवी की ताकत को बेच रहा था। वेनेजुएला को उठा के लाया, उनको लगा सब रसगुल्ले पड़े हैं सब दूर देश विश्व में, कहीं भी जाओ उठा के ले आओ। और उन्होंने देखा कि कुछ देश है जो सब पुराना इतिहास देख के ही वो गले में जाती चड्डी गिली करके एकदम जाके चरणों में बैठ जाते हैं। अमेरिका का दिमाग खराब करने में कुछ देश भी जिम्मेदार है आशीष। देश जिन्होंने अमेरिका के देश के मुखिया बन के बैठे हैं, मुखिया बन के बैठे हैं। उसमें मुझे शर्म नहीं आती कहने में कि मेरा भी भारत है। हाँ। अरे एक एक छोटा अफ्रीका वो आंखें दिखाता है। यूक्रेन युद्ध में ग्रसित, वो आंखों में आंखें डाल के बोलता है कि नहीं, मेरे देश का इंटरेस्ट नहीं छोड़ूंगा। इंग्लैंड जो उनकी पितृशक्ति है, इंग्लैंड से ही निकला है अमेरिका। निकला है मतलब अमेरिका में जो कुछ भी आज इंग्लैंड से गए हुए लोग हैं ज्यादातर। और फिर एक गुलाम है अफ्रीकी जो उन्होंने खरीद के रखे थे वहां पे। वो कहता है कि हमारा इंटरेस्ट पहले, भैया होगा तुम हमारा बच्चा, मेरा इंटरेस्ट पहले। एक सिर्फ पूरे विश्व में भारत है जो कहता है कि माए बाप आपका इंटरेस्ट पहले, हमारा देश जाए भाड़ में। और ये मैं शर्म के साथ कह रहा हूं क्योंकि एक मैं भारतीय हूं, और खौफ के साथ कह रहा हूं। नहीं, जब आप 140 करोड़ का उपमहाद्वीप जो ललकारता है, जब अनाज नहीं था देश में, अमेरिका के गेहूं और मिलों पे हम डिपेंड थे, तब हमने आंखों में आंखें दाके बाल करी। जब देश विकसित हो रहा था तब अटल बिहारी जी ने पोखरान किया, सैंक्शंस लगे, फिर आंखें दिखाई। ऐसा क्या हो गया
कि आज उससे बेहतर स्थिति में देश है, लेकिन आज हम सरेंडर हैं। इस पाप के हम भी कहीं ना कहीं भागीदार है, क्योंकि अमेरिका का दिमाग खराब होने में हम भी एक जिम्मेदार है। उनको लगता है कि इतना बड़ा देश डर गया मेरे से, अब तो क्या सभी डरेंगे। लेकिन यहाँ यूक्रेन भी है, यहाँ फ्रांस भी है, यहाँ स्पेन भी है, यहाँ मैक्सिको भी है, यहाँ कनाडा भी है। नहीं डरे लोग, नहीं डरते, मना कर दिया। जापान ने तो मिसाइल तैनात करके जो गलती करी उन्होंने तुरंत कान पकड़ लिए। उन्होंने बोला कोई नहीं, शिप विप नहीं भेजेंगे भैया, सबने मना कर दिया, सबने मना कर दिया। कोई एक आदमी नहीं तैयार हुआ इस ट्रम्प के साथ खड़े होने के लिए। सिर्फ भारत के मीडिया ने अपने नेवी को बदनाम करना शुरू कर, बोले भेज दिया, अब हम हरमुज पे राज करेंगे। अब सिर्फ एक पॉइंट है, तथ्य और भी इसमें जोड़ने के लिए, कि अभी भाव ने कहा कि हमने सरेंडर कर दिया। ये सरेंडर इसलिए नहीं कि हम सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं तो हमने अपने मन से बोल दिया। मैं जितनी बातें कार्यक्रम में लाता हूं कोशिश करता हूं कि सब तथ्यों पर हो। उसका अब एक तथ्य मैं दे करके ही खत्म करूंगा। सरेंडर किसे कहते हैं? पिछले साल भी हुआ था, ईरान इजराइल के बीच जंग हुई थी पिछले साल भी, जब बिल्कुल बम गिराए थे इस्फहान में, जो है फोर्डो में और नतांज में, 3 जगह पे बम गिराए थे। उस वक्त ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स की अध्यक्षता इस वक्त भारत के पास है। और जब पिछले साल ये जंग हुई थी ईरान इजराइल में, तो उस वक्त ब्रिक्स की अध्यक्षता ब्राजील के पास थी। पिछली बार जो है इजरायली एग्रेशन के खिलाफ ब्रिक्स ने निंदा प्रस्ताव पारित किया था। ब्रिक्स ने निंदा की थी इस ईरान के ऊपर एग्रेशन की, मतलब ईरान के ऊपर अटैक की ब्रिक्स ने निंदा की थी। ब्रिक्स की अध्यक्षता ब्राजील के पास थी। इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है। पिछली बार कहीं नहीं खबर आई थी कि 200 बच्चों को मार डाला, नरसंहार कर दिया। इस बार 250 बच्चों को एक साथ नरसंहार किया है। इस बार अस्पतालों में, स्कूलों में हमले की कितनी खबरें आई हैं, लेकिन भारत अध्यक्षता कर रहा है। अध्यक्ष का रोल होता है, अध्यक्षता इसीलिए तो शिफ्ट होती है, एजेंडा तय करना। अरे आप छोड़ो, आयतुल्लाह खेमेनी कैसे भी हो उस राष्ट्र के हेड थे। उसका शोक संदेश लिखने के लिए मैं अभी एक बहुत पुराने सीनियर ब्यूरोक्रेट का आज भाषण सुन रहा था। उन्हें कहा कि ऐसे टाइम पे तो पूरा कैबिनेट जाता है साइन करने, 72 घंटे बाद आप शोक मनाने चले गए। 4 दिन बाद गए तो किसको भेजे? जाओ मिस्री तुम करके आ जाओ, दस्तखत जाओ करके आ जाओ। तो यही है सरेंडर, और क्या होता है? मैं आपको बता दूं आशीष जी, जो इस सरकार के हालात, अब मैं कुछ चीजें बता नहीं सकता, देश के कुछ कॉन्फिडेंशियल भी चीजें होती है। आखिर ये कितने भी नालायक ऊपर बैठे हो, हम तो देश एक भारत तो हमारा है, हम तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। मुझे तो लगता है कि भारत बीच में ब्रिक्स छोड़ नहीं दिया डर के मारे, कि ब्रिक्स से भारत ने अपने आप को अलग कर दिया। स्थिति यहां तक आ गई है अभी, चलिए जो कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हैं। जब चुना है नरेंद्र को तो फिर देखिए सरेंडर। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।